नाजरीन की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज 21 मई है और यहाँ दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में आज बहुत ही शानदार मौसम है। धूप निकली हुई है, आसमान बिल्कुल साफ है और हल्की खुनक हवा चल रही है और धूप में बैठने का जो है वो पुरलुत्फ एहसास है। आज के व्लॉग में हम दो अमूर पे बात करेंगे, के वर्क परमिट के लिए या रेजिडेंस परमिट के लिए, या जो स्टूडेंट्स यहाँ पे तालीम के लिए आते हैं वो स्टूडेंट परमिट के लिए जो अप्लाई करते हैं। उस सिलसिले में स्वीडन के माइग्रेशन बोर्ड ने उनको सहूलत देने का फैसला किया है कि जब वो अप्लाई कर लें तो अप्लाई करने के बाद उनको खुद सफारत खाने में जाके अपना पासपोर्ट वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो बल्कि डिजिटली इसको भेज सकते हैं। इस हवाले से स्वीडन के माइग्रेशन बोर्ड ने जो तफसीलात बयान की हैं, उनके मुताबिक उन्होंने कहा है जी कि जो लोग स्वीडन में वर्क परमिट लेकर आते हैं या जो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं, या वो लोग जिनको और किसी हवाले से अगर रेजिडेंस परमिट मिलता है तो उनको फिर बाद में जो है वो स्वीडन की एम्बेसी में जाना पड़ता है जिस मुल्क में वो रहते हैं, और इसके लिए ज़ाहिर है उनको लंबा सफ़र करना पड़ता है और इसके अलावा ये एक्सपेंसिव भी होता है। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए जब बाकी प्रोसेस मुकम्मल हो जाए और उनकी एप्लीकेशन जो है वो समझी जाए कि ये बिल्कुल अब अप्रूवल के करीब है, तो उस सूरत में उनको एम्बेसी खुद जाने की बजाय अपना जो पासपोर्ट है वो डिजिटली उनको भेज सकते हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा जी कि जब ये वक्त आएगा तो उनको एक ईमेल आएगी और ईमेल में कहा जाएगा कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी ये चीज़ें भिजवा दें, और एक ऐप होगी, वो ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना जो है वो पासपोर्ट की का जो इमेज है और बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो उनको भेज सकते हैं, और इसके बाद जो है वो स्वीडिश माइग्रेशन बोर्ड जो है वो उस पर जो है वो फैसला करेगा। ये सहूलत अभी जो है वो सिर्फ 23 मुल्कों 23 कंट्रीज़ के लिए दी गई है, और बुनियादी तौर पे ये वो मुल्क हैं जिनके सिटीजन्स को स्वीडन आने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें माइग्रेशन बोर्ड ने ये कहा है कि इस सहूलत से वो तकरीबन 19,000 लोगों को फ़ायदा होगा जो वर्क परमिट के लिए स्वीडन में आते हैं, और 5,000 स्टूडेंट्स जो हैं तलबा उनको फ़ायदा होगा, और वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। इन 23 कंट्रीज़ जो हैं इनमें अमेरिका है, कनाडा है, ब्राज़ील है, मेक्सिको है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया है, उसके अलावा न्यूजीलैंड है, हांगकांग है, ताइवान है, जापान है, साउथ कोरिया है, चिली है, सिंगापुर है, मलाइशिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया है, उसके अलावा जॉर्जिया है, यूक्रेन है, अर्जेंटीना है, कोलंबिया, पेरू, अल्बानिया, सर्बिया और बोस्निया हर्ज़ेगोविना शामिल है। इस फहरिस्त में इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश जो है वो अभी शामिल नहीं है, और अभी ये जो 23 कंट्रीज़ हैं इनके जो स्टूडेंट्स हैं या वर्क परमिट वाले हैं या रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करने वाले, वो जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। मुमकिन है फ्यूचर में बाकी मुल्क भी इनमें शामिल कर लिए जाएँ। इंडिया से सबसे ज़्यादा लोग जो है वो वर्क परमिट से स्वीडन आते हैं, तो हो सकता है कि उनको भी किसी स्टेप पे कंसिडर किया जाए। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान अभी भी जो है वो पाकिस्तान में जो स्वीडिश एम्बेसी है उसका इमिग्रेशन सेक्शन जो है वो बिल्कुल बंद है। और आप देख रहे होंगे कि मेरे हर व्लॉग पे ये सवाल आता है कि एम्बेसी कब खुल रही है इस्लामाबाद में। एम्बेसी तो खुली है, एम्बेसी बाकी सारे काम कर रही है, सिर्फ इमिग्रेशन सेक्शन बंद है। और आपको पता है कि जो इस तरह के वर्क परमिट, रेजिडेंस परमिट वाले लोग हैं उनको इथोपिया जाना पड़ता है, और विजिट वीज़े वालों का तो और ही ज़्यादा बुरा हाल है, उनको जाके थाईलैंड वहाँ पे रहना पड़ता है और उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो ये अभी भी सिचुएशन ऐसी है। ये बहुत से अखबारों में आया था कि जनाब ये एम्बेसी दोबारा स्वीडन के वीज़े देना शुरू कर रही है, लेकिन ताहाल ऐसी कोई मुसद्दका इतला नहीं है। और अगर आज भी आप देखें 21 मई को स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद, तो उन्होंने स्वीडिश जो एम्बेसडर है इस्लामाबाद में, वो पाकिस्तान की आईटी की मिनिस्टर जो है फातिमा, उनसे मिल रहे हैं, वफद से बातचीत हो रही है, किस तरह से हम आईटी के शोबे में तावन किया जा सकता है। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं, जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान के पहले स्वीडिश एम्बेसडर से मिले हैं,
उन्होंने ये इशू को क्यों नहीं उठाया? वो क्यों नहीं कहते स्वीडन की हुकूमत को कि जब स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद में वर्किंग है, बाकी सारे काम कर रही है, वो बिजनेस कम्युनिटी को मिल रही है, वो मिनिस्टर्स को मिल रही है, स्वीडिश एम्बेसडर जो है वो कभी कराची जाते हैं, लाहौर जाते हैं, बाकी लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ पे अगर सिक्योरिटी थ्रेट नहीं तो इमिग्रेशन सेक्शन के लिए क्या सिक्योरिटी थ्रेट होगी? और ये भी समझ से बालातर है, जो लोग विजिट वीजे के लिए अप्लाई करते हैं वो तो उन्होंने एप्लीकेशन बाई पोस्ट भिजवाना होती है, और उन लोगों को फिजिकली वहां पे जाना नहीं पड़ता। उनके लिए क्यों है? उन्होंने तो बायोमेट्रिक्स के लिए भी नहीं जाना होता। और इसी तरह जो वर्क परमिट के लिए, रेजिडेंस परमिट के लिए या फैमिली रीजंस की वजह से जिन लोगों ने आना है, उनकी मुश्किलात अभी भी वैसी हैं और उनको जो है वो इथोपिया के चक्कर लगाना पड़ते हैं। तो इसमें सबसे बुनियादी जो हेल्प हो सकती है या इस मसले को जो हल किया जा सकता है, एक तो वो जो पाकिस्तानी जो सोसाइटी है, पाकिस्तानी लोग जो स्वीडन में रह रहे हैं वो इसमें कोशिश कर सकते हैं, पाकिस्तान में जो लोग हैं वो कोशिश कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नमेंट पाकिस्तान को जो है वो अगर वो इसको प्रायोरिटी पे ले, और काफ़ी व्लॉग्स में मैंने इस पे बात की है, और अगर वो इस मसले को हल कर ले तो जैसे अभी 23 कंट्रीज के लोगों को फायदा हो रहा है, मुस्तकबिल में पाकिस्तान भी आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का तो अभी वो मसला ही नहीं है, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके लिए स्वीडन ने इस तरह का अरेंजमेंट किया है। तो बहरहाल इस हवाले से अगर मजीद अपडेट्स आएंगे तो वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी राय से ज़रूर नवाजिए।